नमस्कार, मैं दीपा पांडे। मैं ब्रह्मा ईएस के बिहाफ पे आपको इकोनॉमिक्स और एनसीईआरटी, इंडियन इकोनॉमी और एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होता है। जब हमारे प्रिपरेशन की शुरुआत होती है तो हमारे पास बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए हमारे सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हम लेके क्यों चलते हैं? एनसीईआरटी पढ़ने के बहुत सारे रीजंस हैं। पता है, सबसे बड़ी बात ये होती है ना, जब आप मार्केट में जाते हैं, जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं, यू हैव लॉट्स ऑफ कोचिंग्स, यू हैव लॉट्स ऑफ बुक्स। उनमें से आपको फ़िल्टर करना होता है कि कौन सा आपको ऑप्ट करना है, कौन सा आपको नहीं ऑप्ट करना है। तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जब आप अपनी बेसिक शुरुआत करते हैं, इनिशियल स्टार्ट, ऐसा नहीं है कि आप जब शुरुआत कर रहे हैं तभी आपने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया और अगर उसके बाद से आप ड्रॉप करते हैं तो आप कहीं ना कुछ कमी रह गई है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे या रीस्टार्ट जिसको बोलते हैं वो करेंगे और वहाँ से शुरू करेंगे हम एनसीईआरटी बुक्स को। एनसीईआरटी बुक्स को लेके क्यों चलते हैं? एनसीईआरटी सबसे बड़ी बात होती है ना कि ऑथेंटिक होती है। क्या होती है? ऑथेंटिक होती है। ठीक है, सॉरी, हाँ, ये ऑथेंटिक होती है। एनसीईआरटी क्या होती है? ऑथेंटिक होती है। ऑथेंटिक कैसे होती है? ऑथेंटिक इसलिए होती है कि इसकी जो सब्जेक्ट का, जो कंटेंट का फॉर्मेशन होता है, ये कंटेंट बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के, जेएनयू के, डीयू के, बड़े यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स होते हैं या अच्छे शिक्षा शास्त्री होते हैं, वो लोग इस सब्जेक्ट का जो कंटेंट होता है उसको फॉर्म करते हैं। बहुत सारा रिसर्च होता है, शोध वर्क होता है और फिर उसका जो निचोड़ आता है वो आपके एनसीईआरटी में दिया जाता है। पहली सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब एनसीईआरटी की शुरुआत होती है तो उस सब्जेक्ट की वैलिडिटी होती है, उस सब्जेक्ट का लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होता है। मतलब आपके लिए वो प्रीलिम्स के लिए भी यूज़फुल है, वो आपके मेंस के लिए भी यूज़फुल है और वो आपके इंटरव्यूज़ के लिए भी है। कैसे होता है मैं बता रही हूँ। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात सेकंड क्या होती है कि आपकी यूपीएससी जो डिमांड करती है, आप यूपीएससी में जब जीएस के कंटेंट के लिए देखेंगे तो यूपीएससी जीएस में एनसीईआरटी आपसे बोलती है पढ़ने के लिए, अपने कंटेंट में, अपने बुक्स के फॉर्मेशन में, फॉर्मेट में जो रखती है वो एनसीईआरटी रखती है। कहीं भी स्टेट सर्विसेज में या यूपीएससी में किसी भी क्वेश्चन पे अगर कुछ कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, तो अल्टीमेटली किसको यस माना जाता है? आपकी एनसीईआरटी को। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गो विथ एनसीईआरटी। दूसरी बात हो गई। तीसरी होती है कि ये बहुत ल्यूसिड होती है, सहज होता है, सरल होता है, प्राकृतिक भाषा होती है, अडॉप्टेबल होता है ना। तो बहुत ही सहज और सरल रूप में लिखा जाता है और कंटिन्यूटी में होती है, इसलिए इसको इलाबरेटेड होता है। हाँ, बहुत सारा आपके मटेरियल को, मैक्सिमम मटेरियल को मिनिमम वर्ड्स में करके आपके सामने रख दिया जाता है। ठीक है, ये इलाबरेटेड होता है। फिर उसके बाद से एनसीईआरटी की एक और बहुत बड़ी खासियत क्या है? एनसीईआरटी इज़ अनबायस्ड। अनबायस्ड कैसे होती है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी किसी जात, धर्म, लिंग, किसी को भी लेके नहीं चलती है। इसका जो फॉर्मेशन होता है आपके यूपीएससी के लिए, ये बहुत बड़ी आपकी पर्सनालिटी की डिमांड होती है कि यू शुड बी अनबायस्ड। भाई, आप किसी भी स्टेट में आप क्या बनने जा रहे हो? आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने जा रहे हो, और वहाँ पे अगर आपकी पर्सनालिटी में बायसनेस है, दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, आपका अनबायस्ड इसकी प्रिपरेशन होती है। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने से, लिखने से, इसको समझने से, इसका मंथन करने से आपकी सोच भी, आपके थॉट्स भी कहीं ना कहीं अनबायस्ड होते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से क्या है, गुड फॉर यूपीएससी। मैंने बताया कि आपके जो स्टेट सर्विसेज हो रही हैं या फिर आपकी जो यूपीएससी होती है वो इसकी डिमांड रखती है और क्या बोलती है। आपको पता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज़ तीनों के लिए ये इक्वल इम्पॉर्टेंट होता है।
इक्वली बेनिफिशियल होता है और इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, दोनों चीज़ होती है। फिर उसके बाद से क्या है, प्रीलिम्स में सर इंटरव्यू के लिए कैसे हो रहा है, जैसे प्री देखो, और हाल के वर्षों में जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर बन रहा है ना, हम परेशान हो जाते हैं कि कहाँ से आया पेपर, कहाँ से आया, कौन सा सवाल उठा के पूछ दिया, किधर से सवाल उठा के पूछ दिया यूपीएससी। पहली बात तो मैं आपको ये समझाती हूँ, यू शुड नॉट वरी फॉर, आपको चिंता नहीं करना है कि यार यूपीएससी में तो कहीं से भी सवाल उठा के, और दुख की बात यह है कि स्टेट सर्विसेज भी धीरे धीरे फिर उसी को फॉलो करते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, चिंता नहीं करना है बेटा। देखो आप अगर 80-85 प्लस पे जाते हो ना, मैं थोड़ा सब्जेक्ट से हटके ये बात आपको बता रही हूँ क्योंकि 2026 का जो पेपर आया है उसको लेके बच्चे बहुत परेशान हैं और मीडिया ने भी उसको पूरा अपना फैला के रखा है। ऑब्वियसली देखो, सबसे बड़ी बात है कि जब पेपर टफ आता है तो क्या होता है, पेपर टफ आता है तो आपका कट ऑफ नीचे जाता है, ठीक है, तो कट ऑफ नीचे जाएगा तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप आपको बहुत 80-85 प्लस पे अगर आप पहुँच जाते हैं तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस आप अपने जो बेसिक स्टडीज़ हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका इन्वायरमेंट हो गया, प्लस करंट को करंट के फॉर्म में पढ़ेंगे, करंट को इतिहास बना के, हिस्ट्री बना के आप जाके खरीद के ले आते हैं, 1 साल का 2 साल का मटेरियल करंट का, और उसके बाद से पढ़ना शुरू करते हैं। दैट इज़ नॉट गुड। इस तरीके से आप करंट तैयार नहीं कर सकते। रोज़ का न्यूज़पेपर लेंगे, मंथली वीकली मैगजीन लेंगे, और आजकल तो बहुत सारा आपका देखिए वीडियोस भी बन रहा है, उसको ध्यान से सुनेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, तब फिर आपका करंट भी तैयार हो जाएगा। और आप ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे, कोई भी किताब 10 किताब को एक बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक किताब को 10 बार पढ़ेंगे, उठाएंगे एनसीईआरटी को और अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के साथ साथ रिलेटेड सब्जेक्ट्स के टेक्स्ट बुक्स को पढ़ेंगे, तब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उससे रिलेटेबल सब्जेक्ट्स भी आप सॉल्व कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपको एकदम से डायरेक्टली कहीं पे मिले और डायरेक्ट सवाल मिले और आपने कर दिया, आप रिलेटेबल भी उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो आपके बाकी जगहों पे ये कैसे काम कर रहा है। प्रीलिम्स में एनसीईआरटी कैसे काम कर रहा है, प्रीलिम्स में एनसीईआरटी का सबसे बड़ा होता है कि प्रीलिम्स में आपको फैक्ट्स दे रहा है। आपको पता है पीटी के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, लगातार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती जा रही है, और आप में से 80-85% स्टूडेंट्स, मैं सच बता रही हूँ, एनसीईआरटी को प्रॉपरली नहीं पढ़ते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। कैसे होता है, आप एक बार एनसीईआरटी पढ़े, उसके बाद से फिर आपको क्या लगता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, ये बच्चों वाली बुक है, नथिंग एल्स लाइक दिस। ऐसे नहीं होता है एनसीईआरटी आप एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें कंटेंट क्या है। जब दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, और फिर उस पर आप मनन करेंगे, मंथन करेंगे, और पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी से आपको क्या क्या मिल रहा है। पुराने क्वेश्चन पेपर, हाँ, अपनी तैयारी के समय में अगर आप सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 2-3 चीज़ें हमेशा रखेंगे। स्पेशली सिविल में तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पुराना क्वेश्चन पेपर अपने पास में रखेंगे, अपना सिलेबस हमेशा देखते रहना है, बार बार देखते रहना। सिलेबस देखने से क्या होगा, क्वेश्चन पेपर देखने से क्या होगा, हमारी लिमिट बनेगी। क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन अनलिमिटेड मान के चलते हैं बच्चे, कि अनलिमिटेड है, कोई कहीं से भी सवाल पूछ दिया जाएगा, नहीं। पुराने क्वेश्चन पेपर्स आप लगातार देखिए, उसके बाद से आपको अपना सिलेबस बार बार देखते रहना है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस तरीके का सवाल, इस कॉर्नर से सवाल पूछा जाता है। ये एक सिंबॉलिक इन्फॉर्मेशन है, और फिर धीरे धीरे सेट पैटर्न तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक थॉट समझ में आएगा कि हाँ यूपीएससी की थॉट क्या है। ये 2 चीज़ हमेशा करेंगे। तीसरी आपको क्या करनी है, आप राइटिंग प्रैक्टिस फर्स्ट डे से करेंगे।
एक पैराग्राफ लिखिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 100 वर्ड्स का, 200 वर्ड्स का, 300 वर्ड्स का लिखने बैठ गए। एक पैराग्राफ आप लिखेंगे, लेकिन रेगुलर लिखना शुरू करेंगे, और किसी भी टॉपिक पे लिखिए। आपका जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है उस पर लिखिए। धीरे 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 आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होती जाती है। ठीक है, फिर से आते हैं हम लोग प्रीलिम्स में। क्या होगा, आपको फैक्ट मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो प्रीलिम्स के लिए कैसे हेल्पफुल हो रही है, हमको फैक्ट मिल रहा है और कॉन्सेप्ट मिल रहा है। दूसरा, मेंस में आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है, फैक्ट मिल रहा है और सब्सटेंस मिल रहा है। सब्सटेंस मतलब मेंस की क्या डिमांड होती है, मिनिमम वर्ड्स विथ मैक्सिमम एक्सप्रेशन। ठीक है, मैक्सिमम एक्सप्रेशन होना चाहिए मिनिमम वर्ड्स में। आप एनसीईआरटी की बुक्स देखते हैं कितनी पतली सी होती है, देखते हैं ना, और सारा सब्जेक्ट उसमें आ जाता है, सारा कंटेंट उसमें आ जाता है। ठीक है, दूसरा क्या मांगता है मीन्स आपका ल्यूसिड, हाँ, सहजता होनी चाहिए आपकी राइटिंग में, सहजता और सरलता होनी चाहिए आपकी राइटिंग में। ठीक है, तो बार बार जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाता है। और यही नहीं है कि उसी कंटेंट को नहीं, आप कोई दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के इतर भी आपको अगर कुछ लिखना है, तो आपकी कहीं ना कहीं आपके थॉट में ये चीज़ डेवलप हो जाएगी कि सहजता कैसे हो, सरलता कैसे हो राइटिंग में, और तीसरी चीज़ मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम कंटेंट हम किस तरीके से दे सके एग्जामिनर के लिए। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या हो जाता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो रहा है भाई, हाँ, वही चीज़ हो गई। फिर से आपको फैक्ट मिल गया, आपको कॉन्सेप्ट मिल गया, आपके अंदर सहजता आ गई, अनबायस्डनेस आ गया, अपनी थॉट में, अपने सोच में अनबायस्ड हो गए आप किसी रिलीजन के लिए, आप किसी जेंडर के लिए स्पेसिफिकली कंसर्न नहीं है, आप सबके लिए इक्वल हो गए, अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए। ठीक है, तो इतनी बड़ी बात आप तक पहुंचती है एनसीईआरटी के थ्रू, आप अब बैलेंस्ड हो गए, और फिर आपके इंटरव्यू में यही डिमांड होती है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है। पहली बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, कंटेंट समझ में आएगा, और बिल्कुल रुचिपूर्ण नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि अरे यहाँ तो पैच वर्क है, एक पैराग्राफ खत्म होता है तो दूसरा पैराग्राफ रिलेटेबल नहीं है, ऐसे ही लगेगा। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, जरूरी है, कड़वी है, बार बार लेनी है। दोबारा आप क्या करेंगे, आप दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कंटेंट समझ में आएगा, आपको थोड़ा सा रुचि आएगी, और आपको उसमें मटेरियल मिलना शुरू करेगा, फैक्ट मिलना शुरू करेगा, आपको उसमें कॉन्सेप्ट मिलना शुरू करेगा। और पेपर अपने बगल में रखिए, प्रीलिम्स का रखिए, मेंस का रखिए। मेंस में आपको पता है रीज़न असर्शन से लगातार, रीज़न असर्शन से डायरेक्ट सवाल पूछ देते हैं। और तो और क्लास 9th में 2016-17 में आई होप जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो सवाल था वो डायरेक्ट आया था मेंस में। ठीक है, तो ये चीज़ अब आपको करना क्या है, थॉट इधर से लीजिए, थोड़ा सा करंट आप कनेक्टेड रहिए न्यूज़पेपर के थ्रू, और आप अपना आंसर फॉर्म कर लीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। दूसरा क्या है, तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो तीसरी बार आपको क्या करना है, चैप्टर का समरी कर लेना है, शॉर्ट समरी बना के एक स्टिकी नोट अपने चैप्टर पे चिपका दीजिए। तो जब आप एग्जामिनेशन के लिए या नेक्स्ट रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उस स्टिकी नोट को उठाएंगे और एक बार में फटाफट देख लेंगे। मार्केट में बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, फला पब्लिकेशन की, मैं किसी को क्रॉस नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप बेसिक एनसीईआरटी, वो क्या बोलेंगे, एनसीईआरटी का निचोड़ है, एनसीईआरटी का सार है,
मत जाइए, क्योंकि वो लैंग्वेज अपनी दे देते हैं, वो वर्ड्स अपने दे देते हैं, वो फैक्ट्स अपने दे देते हैं। आपकी पतली सी एनसीईआरटी इतनी मोटी सी बुक बन के तैयार हो जाती है, फिर एनसीईआरटी का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़नी है तो बेसिक एनसीईआरटी से आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है, जो आपके 9th 10th 11th 12th में सीबीएसई के द्वारा दी गई होती है। लास्ट में आप क्या करेंगे, समरी करेंगे, और समरी करने के बाद से आप फिर से बैठ के अपने सिलेबस को देखेंगे, उस रिलेटेड चैप्टर को देखेंगे, पुराने मेंस और प्रीलिम्स के आप सवाल को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी कितनी फ्रूटफुल है। आपको टाइम तो देना है ना, टाइम देना पड़ेगा। टाइम आप दूसरी पुस्तकों पे भी देते हैं, लेकिन जो आपके लिए पुस्तक अच्छी है, जो आपको अच्छे कंटेंट दे रही है, जो आपको सही चीज़ें दे रही है, आप उसको फॉलो करेंगे। ये हो गया। अभी हम देखेंगे कि एनसीईआरटी किस तरीके से, थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये थॉट कैसे देता है ना। जैसे क्लास 9th का पहला चैप्टर है विलेज ऑफ पालमपुर, ठीक है, विलेज ऑफ, एक मिनट, विलेज ऑफ पालमपुर। अब क्या होता है, जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या यूज़ है हमारे सिविल की प्रिपरेशन में। देखो, थोड़ा सोचोगे ना तो समझ में आएगा, क्योंकि यूपीएससी में जितना पढ़ना है, जितना लिखना है, उतना बैठ के मंथन भी करना है, सोचना भी है। हम इंडियन इकॉनमी पढ़ना शुरू करते हैं कब से, क्लास 9th से, ठीक है। एनसीईआरटी कब से पढ़ाती है हमको इंडियन इकॉनमी, क्लास 9th से। मतलब एक बुक अलग से आ जाती है, वैसे तो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्लास 9th से पढ़ाती है, ठीक है। और सबसे पहला चैप्टर क्या है, विलेज ऑफ पालमपुर। हमारी इकोनॉमिक्स का जो शुरुआत होता है वो इस चैप्टर से शुरू होता है, विलेज ऑफ पालमपुर। क्यों शुरू होता है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के ये जो विलेज ऑफ पालमपुर है, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है ना, इसके बारे में हाइपोथेटिकल विलेज है, अपने से सोचा गया, ठीक है, हाइपोथेटिकल विलेज है। इसके बारे में आपको कहीं कोई इन्फॉर्मेशन इस तरीके से नहीं है कि इस तरीके का कोई, ये एक गांव, ऐसा गांव है जो भारतीय कृषि व्यवस्था को पूरी तरीके से दर्शाती है, बताती है, ठीक है, उसका एक ग्लिम्स देती है आपको। यहाँ क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे माइनिंग और उसके जितना एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क्स होता है वो भी है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, छोटा सा गांव है, एक गांव को दूसरे गांव से कनेक्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन है। यहाँ पे आपस में समन्वय है एक दूसरे के बीच में, मतलब कुल मिला के एक मध्यम प्रकार का गांव जो इंडियन इकोनॉमी को दर्शाता है। इंडियन इकोनॉमी में क्या होता है कि ये जो गांव है, ये हमारी अर्थव्यवस्था की जो शुरुआत होती है इस गांव से होती है। क्यों होती है? क्योंकि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र की इस किताब का शुरुआत जो होता है वो पालमपुर से होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसका मेजर पार्ट किस पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं कि एग्रेरियन इकोनॉमी, हम 55% हमारी जो जनसंख्या जिस पे आश्रित है, जो हमारे जीडीपी में एक मजबूत रोल प्ले करता है, वो सारी चीज़ें हमारी, और गांधी जी ने भी आपको कहा है, अपनी पुस्तक में लिखा था कि भारत की आत्मा उसके गाँवों में बसती है। तो गाँव को लेके सबसे पहला चैप्टर शुरू किया गया है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी भी किस पे आश्रित है? कृषि पे आश्रित है, ठीक है। ये देखिए, फिर उसके बाद से ह्यूमन रिसोर्स की इम्पोर्टेंस को ये बताते हैं। ह्यूमन रिसोर्स की इम्पोर्टेंट, अभी तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स। क्यों? क्योंकि इंडिया अब एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनती जा रही है और इसमें सब और मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला देश भी हो गया है।
मैक्सिमम पॉपुलेशन वाले देश होने के साथ साथ मैक्सिमम यूथ पॉपुलेशन भी हो गया हमारे देश में, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन जो है, जो हमारी पॉपुलेशन है, वो रिसोर्स है, वो एसेट है कि वो लायबिलिटी है, इस तरीके से इस चैप्टर में। तो ह्यूमन रिसोर्स से बहुत सारा सवाल बनेगा कि किस तरीके से इसको डेवलप किया जाए, किस तरीके से इसको रिसोर्स के फॉर्म में किया जाए, किस तरीके से इसको एडुकेट किया जाए, किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए जाए, हेल्थ किस तरीके से अपने ह्यूमन्स का प्रॉपर किया जाए, ताकि हमारी इकोनॉमी में हमारी जो जनमानस है इनका अधिक से अधिक पॉजिटिव रोल प्ले हो, ठीक। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी से आपको कनेक्ट करती है। अच्छा, मैं जो इंडियन इकोनॉमी जो मैं शुरू करूँगी, इसमें मैं पहले पूरा एनसीईआरटी 9th से लेके 12th तक ख़त्म करूँगी, उसके बाद से हम लोग टेक्स्ट बुक पे आएंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक हम मिश्रा एंड पुरी और कुछ और जो करंट के नोट्स हो रहे हैं उनको लेके तैयार करेंगे, वो हमारा पूरा नोट रहेगा। उसके बाद से हर चैप्टर के बाद से एनसीईआरटी के भी चैप्टर्स ख़त्म करेंगे ना, तो फिर हम लोग तुरंत क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चंस उससे आ रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितने सवाल बन रहे हैं। पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर को पढ़ने के बाद से तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पालमपुर और ह्यूमन रिसोर्स को क्लास 9th के चैप्टर से शुरुआत होगी हमारी, ठीक है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे जल्दी ही, और फिर हम अपने प्रॉपर चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे। आप लोग भी एक बार फिर से क्लास 9th के लेक्चर्स को पढ़ के आएंगे, क्लास 9th की बुक को पढ़ के आएंगे, और फिर उसके बाद से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। Thank you. Bye.